नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम देवभूमि का दंगल और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे बीजेपी की बारी या विपक्षी दल भारी। लोकसभा चुनाव से पहले देश में 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में एक बार फिर से मोदी मैजिक देखने को मिला है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भाजपा ने प्रचंड बहुमत के साथ जीत दर्ज की है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले देश के 5 राज्यों में हुए चुनाव को सेमीफाइनल माना जा रहा था, लेकिन इस सेमीफाइनल में कांग्रेस को बड़ी निराशा हाथ लगी। परिणाम यह आया कि कांग्रेस अपने सरकार के 2 राज्यों राजस्थान और छत्तीसगढ़ को भी नहीं बचा पाई। चुनावी परिणाम के बाद उत्तराखंड में भी भाजपा की जीत का जश्न मन रहा है, जबकि कांग्रेस अपनी हार पर मंथन कर रही है। बता दें कि देश के 5 राज्यों के चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले काफी अहम माने जा रहे थे। निश्चित ही इन राज्यों के नतीजे 2024 से पहले जनता का मूड और माहौल काफी हद तक स्पष्ट कर पाते, लेकिन तेलंगाना को छोड़कर बाकी हिंदी पट्टी के तीनों राज्यों में कांग्रेस की हार से यह माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव की लड़ाई भी कांग्रेस के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाली है। वहीं चुनावी नतीजों के बाद अब 2024 की भी चर्चा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 3 राज्यों में चुनाव परिणाम 2024 की जीत का आगाज है। जनता ने अपने मन की बात का इजहार कर दिया है कि अगले साल मोदी के नेतृत्व में देश में प्रचंड बहुमत की सरकार बनने वाली है। तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि हार से हम परेशान नहीं हैं, लेकिन मेहनत और करनी होगी। उन्हें पूरा विश्वास है कि फाइनल में जनता जरूर कांग्रेस को जिताएगी। अब सवाल यह है कि आखिर इन नतीजों से कांग्रेस क्या सबक लेती है और क्या इन नतीजों से यह मान लिया जाए कि मोदी मैजिक अभी भी बरकरार है। आज इसी मुद्दे पर होगी विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ने वाला है, उनसे भी आपको हम रूबरू करवाएंगे और उनका परिचय आपसे हम करवाते हैं। हमारे साथ में नवीन पिरशाली साहब जुड़ चुके हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी की ओर से। हमारे साथ में शीशपाल सिंह बिष्ट जी जुड़ चुके हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से। विपिन खन्ना जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, हमारे वरिष्ठ नेता हैं आम आदमी पार्टी की ओर से। और पीसी थपलियाल साहब हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ नेता हैं यूकेडी की ओर से। मनोज ध्यानी जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। अपनी चर्चा की शुरुआत करेंगे आज हम कांग्रेस पार्टी के साथ में। आमतौर पर मैं बीजेपी या सत्ता पक्ष कह सकते हैं उसके साथ शुरुआत करते हैं, लेकिन शीशपाल जी आज क्या कहेंगे आप? आपके लिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण थे क्योंकि सब कुछ खोने जैसी स्थिति अब आपके सामने है। जिन राज्यों में आपकी सरकार थी उन राज्यों से भी आप अपने सरकार से हाथ धो बैठे, आप सत्ता से हाथ धो बैठे। एक तरफ 24 का चुनाव नजदीक है, जिसे आप भी सेमीफाइनल कह रहे थे और कह रहे थे कि हम जीत कर दिखाएंगे, लेकिन जो हार आपको मिली है ये वाकई चिंता का विषय है और कांग्रेस को इससे उबरने में मुझे लगता है सालों साल लगने वाले हैं। अनम्यूट कीजिए शीश। बोलिए बोलिए बोलिए। आ रही है जी, आपकी आवाज आ रही है। देखिए गरिमा जी, जो ये 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम आए हैं, ये सही बात है कि ये कांग्रेस पार्टी की जो अपेक्षाएं थी, जो आशाएं थी, जो हम सोच रहे थे उसके अनुरूप नहीं है। लेकिन इतना निराशाजनक परिणाम भी नहीं है कि कांग्रेस पार्टी जो है अपने इरादे छोड़ दे या हिम्मत हार जाए। आप देखिए, निश्चित तौर पर तेलंगाना हमने प्रचंड बहुमत से जीता है और क्षेत्रीय दल से जीता है। आप देखिए तो उसके अपने जीत के मायने हैं। और राजस्थान में मात्र हम 2% वोट के से जो है सत्ता में आने से चूक गए और अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी ने वहां पे भी किया। छत्तीसगढ़ में महज 3-3.5% का जो है अंतर है। और अगर चारों राज्यों के आप पूरे आंकड़े अगर उठा लें तो चारों राज्यों में जो है कांग्रेस पार्टी को जो वोट मिले हैं 4,90,69,462 और भाजपा को जो वोट मिले हैं इन चारों राज्यों में वो 4,81,81,00,000 4,81,81,00,000
29,325, यानी कि हमें 10 लाख से अधिक जो है वोट भाजपा से ज्यादा चारों राज्यों में मिले हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम इसको जो है परिणाम में बदलने में विफल रहे हैं। और निश्चित तौर पर जो हमारी कमियां रही होंगी सांगठनिक तौर पर, ये प्रचार के तौर पर, ये जो हम मुद्दों को जनता तक नहीं पहुंचा पाए, निश्चित तौर पर इस पर चिंतन होगा, मंथन होगा। लेकिन इससे हम जो है सीखेंगे, जहां कमियां रही हैं उनको दुरुस्त करेंगे और अधिक उत्साह के साथ, अधिक मेहनत के साथ जो है जनता के बीच में जाएंगे और जन संघर्षों को जो है ठीक है। कांग्रेस पार्टी यानी सबक लेने की बात कह रही है और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ठीक है हम मंथन करेंगे। देखिए मंथन करने का वक्त है, लेकिन बड़ी बात यह भी है ना कि अब वक्त आपके पास एक नए चुनाव के लिए बहुत कम बचा है। एक वक्त आपके पास ऐसा भी था, एक मौका आपके पास ऐसा भी था जब आप एक माइंडसेट सेट कर सकते थे जनता के बीच में कि हाँ आप में काबिलियत है और वाकई जनता आप पर भरोसा कर रही है। ये जो सेमीफाइनल में आपकी हार हुई, मुझे लगता है ये बड़ा मैसेज दे जाएगी 2024 के लिए। खैर आपसे आपसे चर्चा करते हैं, उससे पहले और भी मेहमान है उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। जी शिषपाल जी लौटेंगे उसके बाद और बताइएगा। नवीन प्रशाली से आपके पास जाएंगे। नवीन जी मुबारक हो आपको, आपकी जिस तरीके से जीत हुई, लेकिन अब उत्तराखंड का जो लोकसभा का या उत्तराखंड में लोकसभा की कैसी परफॉर्मेंस होने वाली है? क्योंकि हमने इन 4 राज्यों की बात कर लें, कल तेलंगाना में जिस तरीके से कांग्रेस को बढ़त मिली, लेकिन बाकी के बड़े जो 3 राज्य थे जिनमें से 2 पर तो कांग्रेस काबिज थी, वहां पर भी आपको सफलता मिली है। इसे सेमीफाइनल आप भी कह रहे थे और कांग्रेस पार्टी भी कह रही थी और सेमीफाइनल में ऐसा लग रहा है बाजी मार ले गए आप। तो 24 आपको आसान लगने लगा या अभी भी लग रहा है कि गठबंधन के साथ मिलकर कांग्रेस को टक्कर देने लायक बची है? जी गरिमा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपकी बधाई के लिए सबसे पहले। और आप देख सकते हैं कि जो रिजल्ट कल आए हैं ये वास्तव में लोकसभा का सेमीफाइनल था और जिसमें भारत की प्रबुद्ध जनता ने भारी बहुमतों के साथ भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ जिताया है और सभी जनता का धन्यवाद है। जहां तक उत्तराखंड की बात आप कर रहे हैं, उत्तराखंड में पिछली बार भी 500 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास थी और इस बार भी 500 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के लिए काम किया है और आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से विशेष लगाव माननीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड के प्रति रहता है और जिस प्रकार से उन्होंने वहां की व्यवस्था को बनाने का काम किया है वो सब जनता जानती है। और जनता आज ये जानती है कि किसके नेतृत्व में देश शीर्ष पर जा सकता है और किसके नेतृत्व में भारत 5वीं अर्थव्यवस्था से अब 3री अर्थव्यवस्था बन सकता है, क्योंकि सभी देशवासी चाहते हैं हम प्रोग्रेसिव हों, हम विकास करें, भारत का विकास हो, भारत विकसित देश हो। तो ये सभी की चाहत है और उस चाहत का नतीजा आप देख रहे हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई और इस जीत में जनता का सहयोग बहुत मिला, मातृ शक्ति का काफी सहयोग मिला, माननीय प्रधानमंत्री जी ठीक है नवीन जी आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है। नवीन जी आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही, आपके पास लौटेंगे और मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं उनकी बात सुन लेते हैं, उसके बाद आपके पास आएंगे, उनको दुरुस्त किया जाए। विपिन खन्ना जी हमारे साथ में है। विपिन जी गठबंधन हुआ है, महागठबंधन हम कहते हैं 2024 के लिए, लेकिन आपको लग रहा है कि कोई भविष्य आपको वहां पर नजर आता है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी गठबंधन का बड़ा दल मैं मानती हूँ उसको, या आप सब भी मानते हैं? सभी सीट नेतृत्व सभी पदाधिकारियों की। ठीक है नवीन जी आपके पास लौटेंगे, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। विपिन जी आप बताइए, देखिए क्या अब आपको फ्यूचर नजर आ रहा है? 24 आपके लिए फाइनल है और कांग्रेस की स्थिति देखकर कुछ उम्मीद बची है क्या? देखिए गरिमा जी सबसे पहले तो मैं बता दूं कि राज्य के जो चुनाव होते हैं और जो केंद्र के चुनाव होते हैं उसमें बहुत ज्यादा अंतर होता है और हमारे सामने ऐसे उदाहरण पहले भी आ चुके हैं कि राज्यों में अगर सरकारें हार जाती हैं तो हम इसको ये नहीं कह सकते हम लोकसभा में भी फेल साबित होंगे, क्योंकि दोनों चुनाव के मुद्दे बहुत भिन्न होते हैं। लेकिन ठीक है, भारतीय जनता पार्टी आज बधाई की पात्र है, उन्होंने 4 राज्यों में से 3 राज्यों को जीता है और बिल्कुल कहीं ना कहीं विपक्ष को आत्ममंथन की जरूरत है और क्या कारण रहे हार के इस पर भी विचार करने की जरूरत है। लेकिन हम उसको ये नहीं कह सकते कि ये सेमीफाइनल था, क्योंकि देखिए लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो पूरी तरह से फेल साबित हुई है, क्योंकि कहीं महंगाई की बात कर लें, अगर बेरोजगारी की बात कर लें, व्यापार की बात कर लें, तो हर जगह पेट्रोल की बात कर लें, डीजल की बात कर लें, तो हर जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की सरकार फेल साबित हुई है। अब अगर हम 4 राज्यों की बात करें तो 3 राज्य अगर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा लिए तो उसमें 2 राज्य तो पहले से कांग्रेस के पास थे और एंटी इनकम्बेंसी
होती है। और बदलाव बहुत ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़ा बदलाव हो गया हो और बहुत ज्यादा मत प्रतिशत से भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल कर रही हो। भले भारतीय जनता पार्टी अपनी पीठ थपथपा रही हो, लेकिन इसको हम सेमीफाइनल नहीं मान सकते, क्योंकि केंद्र और राज्यों के मुद्दे बहुत ज्यादा भिन्न ठीक होते है, हैं। इस और पर बिल्कुल देखिए, विपक्ष ठीक है, विपक्ष आगे प्रयास करेगा। देखिए, विचारों की लड़ाई है और ठीक है, विचार महत्वपूर्ण होते हैं ठीक है, और ठीक, विचारों की लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, लड़ाई जारी रखना ठीक है, विपक्षी हैं, विपक्षों का उतना ही एक्टिव होना जरूरी होता है लोकतंत्र में जितना सत्ता पक्ष का। और विपक्षी अगर मजबूत होंगे तो नो डाउट कि लोकतंत्र मजबूत होता है इससे, और सत्ता पक्ष को भी डर बना रहता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आप उन 2 राज्यों से चले गए, और देखिए अब कोई भी तर्क आप दीजिए, अंगूर खट्टे हैं वाली कहावत सूट कर रही है ऐसा लग रहा है। और दूसरी बात यह भी कि देखिए, कुल मिलाकर जनता ने आपको नकारा है। आप किसी भी आंकड़े से, किसी भी तरीके से हारे हो, लेकिन अब फिलहाल सत्ता में बीजेपी आएगी, इस बात को स्वीकार करना होगा। खैर, थपलियाल साहब के पास जाएंगे, उसके बाद राजनीतिक लिहाज से इन सबको हम जानेंगे मनोज जी से। लेकिन उससे पहले थपलियाल साहब का रुख कर लेते हैं। थपलियाल साहब, बीजेपी को लेकर आप बहुत कुछ कहते आए कई सारे डिबेट्स में जब भी जुड़ते हैं, और लेकिन फिलहाल जनता जनार्दन का जो जनादेश आता है वो तो बीजेपी के साथ ही आता है। ऐसा लगता है कि अब बीजेपी ही सब जगह नजर आ रही है। 24 के लिहाज से अगर मैं आपसे प्रश्न करूं, क्या लग रहा है, क्या 24 में उत्तराखंड कैसी परफॉर्मेंस देगा? 5 सीटें हैं लोकसभा में, अहम राज्य माना जाता है, और जिस तरीके से उत्तराखंड में बड़े मुद्दे भी उठाए गए, चाहे वो यूसीसी का हो, या हमने देखा कि जिस तरीके से कई सारी ऐसी बड़ी बड़ी चीजें रही हैं जो केंद्र तक असर करती हैं। लोकतंत्र में सबसे बड़ा पर्व है चुनाव, और जिस तरह से इस समय जो चुनाव हुए हैं वो बहुत खुशी जाहिर नहीं होती। जो भी जिस भारत के जो भी नागरिक हैं, जो जिनको चिंता है इस देश की, क्योंकि यहाँ पे जो नंगा नाच हमने राजनीतिक दलों का देखा वो बहुत ही दुखद है। क्योंकि आप ये देखिए कि सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा, उन्होंने टेक ओवर की राज्य को, उन्होंने शिवराज चौहान जी को, या जो वहां के उनके रीजनल छत्रप थे राज्य के, उनको पहले बैक किया, स्वयं में आ गया है। और उसमें जिस सरकार, और वो अलग अलग राज्य में बोल रहे हैं कि साहब मैं तुमको गैस 450 में दे दूंगा, मैं दूं, वो बड़ा दुख हुआ मैं, क्योंकि समग्र देश की जो जनता है वो क्या सोचेगी इस मामले में। आपने देखा होगा लाडली बहन करके, मुद्दे तो खत्म हो चुके हैं इस देश की राजनीति से। यह चिंता का विषय, मुद्दे होने चाहिए, मुद्दों की राजनीति ही लोग सबसे बड़े हथियार होते हैं चुनाव में, लेकिन वो नहीं है। जो मैं तुम्हें ये दे रहा हूं नहीं, लेकिन थपलियाल साहब, ये जो आप बात कह रहे हैं बिल्कुल ठीक बात है, ये देश के हित के में बात आप कर रहे हैं, लेकिन बड़ी बात ये भी है कि देखिए जनता को पसंद आ रही है वो चीजें जो बीजेपी कर रही है। देखो, जनता मजबूर है, जिस तरह से बड़ी भारी कांग्रेस के कंधों पे चुनाव में, क्योंकि जो इंडिया बना है, इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा लीडर जो है वो कांग्रेस है, और कांग्रेस का व्यवहार इस चुनाव में रहा वो बहुत अच्छा नहीं रहा। जिस तरह से उन्होंने मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी की केवल 7 सीटें मांग रही थी, उनको नकारा दुत्कारा। हमें बहुत बुरा लगा जब कमलनाथ जी ने बोला कि जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये इनको भगाओ यहाँ से। वही आज ये देखा मध्य प्रदेश में, जहां पे कि 8% का जो वोटिंग परसेंटेज का डिफरेंस, सबसे ज्यादा जो करारी हार खानी पड़ी कांग्रेस को, मध्य प्रदेश में खानी पड़ी। वो राजस्थान में केवल 2% का डिफरेंस है, और जहां 5% के डिफरेंस से कांग्रेस जीती है। तो इन तमाम सवालों को देख के हम ये तो मानते हैं इस चुनाव में कांटे की टक्कर थी, लेकिन कांटे की टक्कर को जो भारतीय कांग्रेस है, कांग्रेस ने एक अच्छे जनरल के रूप में काम नहीं किया, और क्योंकि उनको उनकी जिम्मेदारी थी कि जो अपने छोटे घटक हैं उनकी मदद लेती इसमें, और बहुत अच्छा लगता, लेकिन नहीं ली उन्होंने मदद। देखो, आप राजस्थान में जाइए, राजस्थान में बहुत बड़ा है आम आदमी पार्टी का, लेकिन वो बिल्कुल उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं। मैंने देखा कि किस तरह से कुमार विश्वास ने आम आदमी पार्टी का एक यूथ में बहुत बड़ा जज्बा क्रिएट कर दिया था राजस्थान में, उस जज्बे को नहीं समझ पाई कांग्रेस स्वयं में अपने बड़े बड़े जो छत्रप हैं, उनके जो पूरे बैल है
बूढ़े बूढ़े के जन्मों से वो लड़ती रही इस लड़ाई को, और फाइनली इस लड़ाई में बहुत बड़ी हार हुई। ये हार इंडिया की हार के समय, क्योंकि डिमोलाइज हो गया ठीक है। एक जो इंडिया एक बिल्कुल ऊर्जा बिल्कुल। थी, और देखिए इससे कांग्रेस की छवि को भी बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। कांग्रेस की बहुत छवि बड़ा को असर, बहुत बड़ा मैडम, असर बहुत पड़ रहा है। बड़ा। उससे ओवरकम करने में एक लंबा वक्त लगने वाला है। थपलाल साहब आपके पास लौटेंगे और विस्तार से इस पर बातचीत करेंगे। फिलहाल मनोज ध्यानी जी का रुख करते हैं। मनोज जी, आप राजनीतिक विश्लेषक है, राजनीतिक लिहाज से अगर इस हार के मायने देखें, आपको कितने बड़े नजर आते हैं? 2 राज्य जिन पर काबिज थी कांग्रेस पार्टी, वो भी हार गए। 24 का चुनाव इतने नजदीक, क्या लग रहा है कि एक उम्मीद जगी थी? राहुल गांधी ने जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की, सबके बाद ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी की छवि में सुधार भी हुआ और ऐसी उम्मीद भी आ रही थी कि नहीं बहुत ज्यादा तो कम से कम जिन राज्यों में काबिज है वहां पर तो सत्ता बचा ले जाएंगे। लेकिन क्या बड़ी वजह रही इन जगहों पर हार की? और साथ ही साथ अब लोकसभा का जब चुनाव इतने नजदीक है और उत्तराखंड के लिहाज से अगर हम आज चर्चा कर रहे हैं, वहां पर देख ले 5 सीटें, 5 पर बीजेपी ही काबिज है। और आने वाले वक्त में इन 5 सीटों पर कहीं आपको कांग्रेस लग रहा है कि 24 में जगह बना पाएगी, खाता खोल पाएगी लोकसभा के लिहाज से देखें तो? देखिए, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को और उनके रणनीतिकारों को कि वो एक ऐसा चुनाव जिस मध्य प्रदेश को लगभग 3-4 महीने पहले बिल्कुल उनके हाथ से खिसक गया था और राजस्थान में एक फंसा हुआ चुनाव था, वहां उन्होंने अपनी विजय पताका फैलाई और बहुत ही प्रचंड बहुमत से उस पताका को फैलाया है। तो इसके लिए उसके रणनीतिकारों को पूरा श्रेय जाता है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो कांग्रेस ने जो गलती की है उस विषय पे जरूर आना चाहूंगा। कैसे एक चुनाव को खोया जाता है, इसको अगर किसी से सीखना है तो कांग्रेस से सीखा जा सकता है मध्य प्रदेश के और राजस्थान के विषय में। देखिए, हम हिंदी हार्टलैंड में जो हिंदी बेल्ट, काउ बेल्ट बोला जाता है, वहां पर एक चुनाव लड़ रहे थे और ये जो चुनाव जो राजनीति हमारी जो राजनीतिक पार्टियां थी इस काउ बेल्ट में, आपने ठीक कहा, जो आपने जो भारत की पूरी यात्रा जो राहुल गांधी ने की थी, पैदल यात्रा की थी, उसने एक लय कांग्रेस के पक्ष में बांधी और वो लय जो कर्नाटका चुनाव है उसमें दिखा, जो परिणाम लेके आए, बहुत सुदृढ़ परिणाम लेके आए। राहुल गांधी की अगर भारत बचाओ यात्रा का आप एनालिसिस करेंगे तो उस विश्लेषण में गुड गवर्नेंस के फिलॉसफी नजर आती थी कि मोदी जी की जो सरकार है वो लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से लोगों के लिए हितकर नहीं हो रही है। जो गुड गवर्नेंस का जो फिलॉसफी है वो मॉडलिटीज नहीं है, पारदर्शी लोकतंत्र नहीं है और लोगों को एक अच्छी गवर्नेंस नहीं मिल रही, एक तानाशाही प्रकार का शासन है, ऐसा एक विचार जो है वो बनने में कामयाब हुआ था पूरे भारत के उसमें। लेकिन आप देखें कि जब से महिला आरक्षण विधेयक पारित हुआ है और नीतीश कुमार जी के जो बिहार राज्य है उसमें जब जातीय जनगणना का बिंदु फ्रंट लाइन पे आया है तो आप देखेंगे कि कांग्रेस के जो जिस समय तक प्रियंका गांधी जी प्रचार कर रही थी, पूरा प्रचार एज में कांग्रेस के पक्ष में था। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी जी ने जगह जगह भाषण देने प्रारंभ किए और जातीय जनगणना को प्राथमिकता देना शुरू, प्राथमिक उनके भाषण का बिंदु बनता चला गया, तो वही कांग्रेस जो किसी समय जात पात की राजनीति से परहेज करती थी, वो ऐसा लगा कि वो कुछ उस तरीके से जैसे लालू यादव मुस्लिम और यादव बहुल राजनीति कर रहे हैं या मुलायम सिंह उस तरीके की राजनीति करते थे और उसकी काट भारतीय जनता पार्टी ने अति पिछड़ों के रूप में नीतीश कुमार जी में वो राजनीति उसका काट निकाला था। कल्याण सिंह जी के रूप में उसकी काट उत्तर प्रदेश के भीतर निकाली थी। तो एक बहुत बड़े तबका जो जातीय राजनीति से बिल्कुल खपा है और ऐसी जो पिछड़ी जो आरक्षण से संबंधित जो राजनीति है उसको वो प्रदेश और राष्ट्र के लिए एक अभिशाप टाइप मानता है।
आपने ऐसे एक बहुत बड़े वोटरों की जमात को अपने से अलग कर दिया। मुझे ऐसा लगता है ये घातक सिद्ध हुआ है कांग्रेस के लिए, ठीक है, राजनीतिक तौर पे। बिल्कुल। एक बात मैं और इसमें जरूर जोड़ना चाहूंगा कि जो हिंदुत्व का मसला है उसको भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से फोकल पॉइंट में लेके आई है, और जब भी मैं कांग्रेस को देखता हूं कि कांग्रेस भी कोशिश करती है कि हम भी मंदिरों में जाएं और धर्म क्षेत्रों में राहुल जी भी आए, केदारनाथ आए, बद्रीनाथ जी आए, तो जब प्योर जहां 24 कैरेट गोल्ड होगा, यानी भारतीय जनता पार्टी जो विशुद्ध हिंदुत्व की राजनीति करती है, वहां पे 20 कैरेट गोल्ड या 21 कैरेट गोल्ड नहीं चलेगा। ये बहुत बड़ी बात है। बायर हर समय 24 कैरेट गोल्ड पे जाएगा। ठीक है, ठीक है। ये कांग्रेस को, रणनीतिकारों को समझना पड़ेगा कि उनकी रणनीति में क्या बदलाव। देखिए, आप जो बात कहने की कोशिश कर रहे हैं ना मनोज जी, अंत में मैं एक बात जरूर अंत में जोड़ना चाहूंगा, वो ये है कि प्रत्येक चुनाव नया होता है, इसको सेमीफाइनल कहे, कुछ भी कहिए, जो आम चुनाव होगा वो एक नया चुनाव होगा, और अभी बहुत समय है कांग्रेस के पास और इंडिया गठबंधन के पास भी बराबर मौका है कि वो ताकत के रूप में सामने आ सके। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, लेकिन आपने बहुत बड़ी बात कही, इस पर मैं शीशपाल जी से ही जवाब लूंगी। आपने कहा कि देखिए कांग्रेस पार्टी भी धार्मिक लिहाज से ध्रुवीकरण करने की कोशिश करती है, वो ये चाहती है कि चीजें धर्म पर आकर रुकें, लेकिन वो फायदेमंद कांग्रेस के लिए तो कम से कम किसी भी लिहाज से नजर होती नहीं आ रही हैं, क्योंकि हमने देखा कि भले ही उनके पोस्टर्स में राम दरबार की तस्वीर नजर आई हो, लेकिन ऐसा लगता है कल जब हार हुई जिसके बाद बयान सामने आए जिसमें कहा गया कि भाई ये चुनावी राम भक्त हैं। अब आप समझ लीजिए कि इनको किस तरीके से देखा जा रहा है, या अपनी छवि शायद सुधार नहीं पा रहे हैं। इस सब पर शीशपाल जी हम आपसे जवाब लेंगे। थे हम बात कर रहे हैं कि आखिर जिस तरीके से इन 3 राज्यों में बीजेपी की जीत हुई, इससे कांग्रेस पार्टी को क्या नुकसान हुआ, और क्या आने वाले वक्त में जब लोकसभा का चुनाव होगा उत्तराखंड में अपनी परफॉर्मेंस को कांग्रेस पार्टी सुधार पाएगी। शीशपाल जी, ब्रेक से पहले मैंने आपसे एक सवाल किया था, मनोज जी ने बहुत बड़ी बात कही कि देखिए जहां पर 24 कैरेट का सोना हो वहां पर 20 कैरेट वाले को कोई नहीं पूछता, वो भी सोना ही है, लेकिन कोई पूछने नहीं आ रहा। कोशिश हुई थी कांग्रेस पार्टी की ओर से, अनम्यूट कर लीजिए शीशपाल जी, आपकी आवाज तो नहीं मिल रही। पहली बात, कोशिश बहुत हुई, लेकिन दूसरी बात ये रही कि नजर नहीं आई, जनता तक पहुंच नहीं पाए आप मंदिर भी गए, मस्जिद भी गए, सब कुछ करने की कोशिश की गई, लेकिन जनता पर असर नहीं कर पाया आप। देखिए गरिमा जी, और 24 कैरेट कब बनेंगे आप, ये बड़ी बात है। नहीं, देखिए गरिमा जी, आपका अपना दृष्टिकोण हो सकता है। नहीं, ये मनोज जी ने कहा, ये मनोज जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। नहीं, आप पूरी बात मेरी सुन लीजिए। मनोज जी मेरे भी बड़े भाई हैं और स्वतंत्र विश्लेषक हैं, उनका अपना सामाजिक चिंतन है, सामाजिक सक्रियता भी है, उनका अपना दृष्टिकोण हो सकता है, लेकिन यहाँ पर 20 कैरेट या 22 कैरेट की बात ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी कभी जो है एजेंडे के लिए हिंदुत्व का इस्तेमाल नहीं करती। जैसे भाजपा की तो राजनीति टोटल जो है ध्रुवीकरण की राजनीति है, उसके बिना तो वो सांस भी नहीं ले सकती, वो चल भी नहीं सकती, फिर भी नहीं सकती। आप बोलिए ना, स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने जो है अयोध्या में जो है रामलला के जो है कपाटों को खोलने का काम किया, उसके बाद वहां पर जो है रामलला को विराजित करवाने में अहम भूमिका निभाई, और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो देश का सर्वोच्च न्यायालय, देश का न्यायालय जो फैसला लेगा उसको पूरा देश मानेगा। लेकिन भाजपा ने आप देखिए ना, उसी के बलबूते पर जो है पूरे देश के अंदर किस प्रकार की राजनीति की। तो ये भाजपा जो है धर्म की राजनीति वोट बैंक के लिए करती होगी, कांग्रेस पार्टी जो है सहजता से जो अपना कर्तव्य, देखिए ऐसा नहीं कह सकते, ये कहकर नहीं बच सकते। नहीं राजनीतिक शीशपाल जी, मुझे लगता है ये कहकर बच पाना ऐसा नहीं है, कोशिश हो रही है। दरअसल बात है कि आपकी सफल नहीं हो रही है, उनकी सफल हो जा रही है। नहीं, ये तो मैं पहले और कांग्रेस पार्टी आज भले ही अपनी छवि इस तरीके की ना बनाई हो, जब शुरू हुई कांग्रेस इंदिरा गांधी के जमाने वाली कांग्रेस को तो हिंदुत्व वाली मानते थे ना, कि भाई हिंदुत्व वाली पार्टी थी। इसी बात को लेकर जिन्ना का तो विरोध कांग्रेस से यही बात का था कि हिंदुत्व, कट्टर हिंदुत्व वाली पार्टी है। वो अलग बात है कि अब आपने कोशिश करनी शुरू करती है उसी वाली कांग्रेस पार्टी की छवि को बनाने की, क्योंकि अब आप शायद आप समझ चुके हैं।
की इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। कांग्रेस पार्टी की अपनी एक राजनीतिक विचारधारा है और निश्चित तौर पर उसी विचारधारा पर कांग्रेस पार्टी राजनीति करती है। कांग्रेस पार्टी जो है सबको साथ लेकर के चलने की बात करती है और साथ लेकर के चलती भी है। ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी जो अपने हितनुत्व के एजेंडे पर, ध्रुवीकरण की राजनीति पर जो है बैटिंग करती है, वो उसमें भले ही सफल हो रही हो, लेकिन आप 2 राज्य भले ही कांग्रेस से चले गए हो तो इससे आप ऐसा नहीं कर सकते कि साहब कांग्रेस की राजनीति समाप्त होगी। भाई सीटिंग में तो भाजपा नहीं तो 24 तक ऐसा कौन सा चमत्कार आप करने वाले हैं? हम यही जानना चाहते हैं कि 24 के पहले कौन सा चमत्कार हो जाएगा। कितने महीनों का इंतजार है? 24 में सर 24 महीनों का भी वक्त नहीं है। बहुत बोल दिया मैंने 24 महीने। गरिमा जी देखिए, हाँ। मैंने कहा ना आपका अपना विश्लेषण हो सकता है, अपनी अपनी स्वतंत्रता है, लेकिन देखिए ना, जब भाजपा हिमाचल की सत्ता खो रही थी, कर्नाटक की सत्ता खो रही थी, तब तो किसी ने नहीं पूछा कि साहब अब भाजपा के सामने खतरा पैदा हो गया तो सिटिंग राज्य जो है उससे चलेगी। हार जीत लोकतंत्र में लगी रहती है। और मैंने जैसा आपको पहले बताया कि चारों राज्यों में भाजपा से 10 लाख वोट ज्यादा हमें मिले हैं। हमें जो 2% का जो है ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं कि हार जीत लोकतंत्र में लगी रहती है, हार जीत लगी रहती है। उसको हम कैसे पूरा करेंगे? लेकिन शिषपाल जी उत्तराखंड के लिहाज से भी मैं आपसे एक जवाब चाहती हूँ। वो ये कि देखिए 5 लोकसभा सीटें, 5 पर बीजेपी काबिज है। क्या कमाल आप दिखाएंगे? क्या कर डालेंगे आप इन कुछ महीनों में? क्या उत्तराखंड में एक भी सीट पर आपको लग रहा है कि आप अपना खाता खोल पाएंगे फिलहाल की अपनी स्थिति को देखते हुए? गरिमा जी, मैं दावे के साथ कह रहा हूं 5 की 5 लोकसभा सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी। और 2009 का आपको उदाहरण देना चाहूंगा, जब खंडूरी जी की सरकार इस प्रदेश में थी और खंडूरी जरूरी का नारा भाजपा का था, उस समय जब कोई सोच भी नहीं सकता था, तब 5 की 5 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती थी। तब तो ये अकल्पनीय था इस प्रदेश के अंदर। और निश्चित तौर पर आप देख लीजिए जिस तरीके से उत्तराखंड में बेरोजगारों के खिलाफ भाजपा नेतृत्व खड़ा है, लगातार बेरोजगार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बेटी अंकिता भंडारी प्रकरण में अभी तक वीआईपी के नाम का पता नहीं लगा है, जो है उद्योग पहाड़ नहीं चढ़ पा रहे हैं, पलायन लगातार बढ़ रहा है। तो क्षेत्रीय मुद्दे हैं और निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जो है जनता के साथ खड़ी है। और मुझे लगता है जो मेहनत कांग्रेस पार्टी कर रही है, जो कमियां है, उसको भी हम दुरुस्त करने का काम करेंगे। अभी हमारे कुमाऊं मंडल के जिला सम्मेलन जो है शुरू होने वाले हैं और उसके बाद हम निश्चित तौर पर निकायों में भी जो हमारी कमियां हैं उसको हम ठीक करने की कोशिश करें। तो हम कोई और कसर नहीं छोड़ेंगे। यानी आपको विश्वास अभी नजर आता है? ठीक है नवीन साहब से पर पूरे देश के अंदर प्रचंड बहुमत नहीं, विश्वास और उम्मीद बनाए रखना ठीक भी है। देखिए हम भी यही चाहते हैं कि विपक्ष के भी विश्वास और उम्मीद बरकरार रहे, क्योंकि विपक्ष मजबूत होंगे। आज प्रधानमंत्री ने भी संसद में देखिए जब जा रहे थे तो कह दिया कि अपना विश्वास बनाए रखिए, और ऐसा नहीं है, अपनी बात को भी आप कह सकते हैं विपक्ष हम चाहते हैं मजबूत रहे। नवीन जी के पास में जाएंगे। नवीन जी, कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है 24 तक कि आखिर उत्तराखंड में वो कमाल दिखा सकते हैं। 5 सीटें, छोटा राज्य माना जाता है लेकिन अहम सीटें हैं, जगह है, बड़े मुद्दों के साथ केंद्र में अपना प्रभाव रखता है। ये दावा कर रहे हैं 5 सीटों का। आप कहां पर देख रहे हैं खुद को? हालांकि फिलहाल तो आप 5 पर हैं। जी, भारतीय जनता पार्टी अभी भी 5 में है और आगे 2024 में भी 5 में रहेगी। मैं 2-3 पॉइंट्स पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। ध्यानी जी ने बहुत अच्छा विश्लेषण किया था कि असल और नकल में अंतर होती है। भारतीय जनता पार्टी असल है, कांग्रेस उसकी नकल करने की कोशिश करती है, इसलिए मात खाती है। दूसरा, कांग्रेस जहां भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को सभी वर्गों को साथ में लेकर चलने की कवायद करती है, वहीं पर कांग्रेस जाति गणना के आधार पर देश को बांटने का काम कर रही है। और तीसरा, अभी शिषपाल जी ने एक बड़ी बात कह दी कि स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने रामलला मंदिर के दरवाजे कपाट खुलवाए थे। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं जो मुस्लिम वुमेन राइट्स ऑफ जो एक्ट था, सॉरी मैं उसको भूल रहा हूँ, वुमेन प्रोटेक्शन राइट्स ऑन डिवोर्स था, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986, ये है सही। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जब देश की संसद द्वारा कांग्रेस की सरकार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय को रौंदने का काम किया था और शरीयत को वरीयता दी थी, आंशिक तौर पर मुस्लिम देश बना दिया था, जब भारी विरोध उसका हुआ तो उसके प्रेशर में आकर कांग्रेस को रामलला के दरवाजे खोलने पड़ते। इनको याद होना चाहिए, अगर राम मंदिर का मुद्दा किसने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, इस देश की जनता ने किया है। उसका श्रेय लेने की आप कभी भी कोशिश ना करें। जनता द्वारा नकार दिए गए हैं, उसको आप स्वीकार करें और स्वीकार करने के बाद अपनी हार स्वीकार करते हुए शालीनता से उसको एक्सेप्ट करें। कांग्रेस कहीं नहीं है, आपकी नीति, नियति और नेतृत्व सारा खराब है।
तो आपको तीनों चीजें सुधारने की जरूरत है। जब आपका नेतृत्व सुधरेगा, नियत सुधरेगी और नीति सुधरेगी, तब जाके कहीं आपका अस्तित्व बचेगा। नहीं तो कांग्रेस को इस देश से बिल्कुल मिटाने के लिए जनता जुट चुकी है। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2024 में इस देश की अर्थव्यवस्था को तीसरे स्तर पर ले जाने के लिए देश की जनता कमर कसकर लग चुकी है। ठीक है, यानी बीजेपी पूरी तरीके से देखिए आत्मविश्वास से लबरेज दिखाई दे रही है, बहुत स्वाभाविक भी है। 3 राज्यों में जिस देश की जनता के बदौलत वो ठीक है, और मोदी जी की गारंटी जो देश के लिए दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपके पास लौटेंगे। थपलियाल साहब के पास जाते हैं, शिषपाल जी आपके पास आएंगे तब अपनी बात कहिएगा। थपलियाल साहब, अभी बहुत अहम बातें कही थी यहाँ पर नवीन जी ने, न नेता है, न नियत है और न नीति है कांग्रेस के पास, ये सारी बड़ी वजह उनकी हार की बता दी। लेकिन दूसरी ओर एक और बात उन्होंने कही और ये कहा कि देखिए कोशिश इनकी ओर से करी जाती है। अभी कहा कि राम मंदिर का श्रेय लेने की कोशिश मत कीजिए, यानी लेने की कोशिश मतलब उनका है। कहीं ना कहीं ये चीज बताई गई कि भाई क्रेडिट आप मत लीजिए, क्रेडिट हमारा है। धर्म पर राजनीति होती आई है और बीजेपी भी वही करती रही, कांग्रेस भी वही करती रही, किसी की सफल हो गई, किसी की असफल हो गई। कांग्रेस की हार की आप क्या बड़ी वजह मान रहे हैं? देखो, इस जो बड़ी वजह है वो आएगी, लेकिन जो हम सभी नजर से देख रहे हैं के खिलाफ कमंडल और मंडल का जो एक युद्ध हमने राष्ट्रीय में देखा है, उस कमंडल का झंडा बरदार निश्चित रूप से कांग्रेस नहीं है। अगर वो अपने और मंडल का झंडा नीतीश के हाथ में, पार्टी के बड़े नेताओं के हाथ में देकर इस चुनाव को ऐसे एका करके लोगों के बीच में, तो बहुत खराब। मैं बोल नहीं रहा था कि मध्य प्रदेश में 7 सीटें वो था अखिलेश, जिन सीटों पे वो चुनाव नंबर 2 पे थी सीट, यानी जो सभा है यूपी से, उसमें समाजवादी पार्टी का जबरदस्त प्रभाव है। जिसको किया कांग्रेस ने, यहाँ पे न का इशू आया, न यहाँ पे नहीं काम किए। यहाँ पे जो सरसरी नजर में कि हाँ जी मैं गैस को 500 रुपए मैं गैस सिलेंडर दे दूंगा, ऐसी चीजें आई। लेकिन मैं ये कहा कि सब ये जो शीर्ष नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, वो प्रबुद्ध लोगों में अपना वजन कम करता जा रहा है। और जिस तरह से तेलंगाना को जीतकर कांग्रेस ने दक्षिण भारत का दरवाजा भारतीय जनता पार्टी के लिए बंद कर दिया है, वो बड़ी समझने वाली बात, क्योंकि अब जो रणनीति बनेगी वो बिल्कुल अलग बनेगी। वो रणनीति राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि जो स्टेट है हिंदी प्रभाव, हम जानते हैं कि इसमें मोदी जी का बड़ा फैक्टर है। आप उत्तराखंड के बारे में बोल रहे हैं, उत्तराखंड तो सर्वोच्च यानी जड़ है भारतीय जनता पार्टी की, और जब पूरे देश में खत्म होगी तो अंत में उत्तराखंड में खत्म होगी। और उत्तराखंड में ऐसा कांग्रेस का वाइब्रेंट लीडरशिप हमारे पास मौजूद नहीं है, जो या क्षेत्रीय नेतृत्व एकदम मजबूत नहीं है तो चुनौती खड़ी कर सके। क्योंकि आपने देखा कि पूरे भारत में जहां जहां हमारे पर्वतीय मूल के लोग रहते हैं, वो आग बीचकर मोदी जी के समर्थक है। तो इन सब सवालों को ठीक है, देखिए मोदी मैजिक बरकरार है। अब देखिए सभी को मानना पड़ रहा है, मोदी मैजिक के कम होने की बात ये लोग कर रहे थे, विपक्षी खासतौर पर वो कह रहे थे कि भाई अब वो बात नहीं है। ठीक है, आपने अपने चेहरे पर लड़ लिया बहुत सारे चुनाव, लेकिन वो फीका पड़ता हुआ कहीं नजर नहीं आया। कई जगहों पर तो उन्होंने सीएम फेस भी प्रोजेक्ट नहीं किया, खुद प्रधानमंत्री जाकर प्रचार करते रहे। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी है और उस पर लोगों ने विश्वास किया अभी भी। और ये भी बात हो रही थी ना अभी, जो विपिन जी कह रहे थे कि देखिए क्षेत्रीय चुनाव अलग है और केंद्र का चुनाव अलग है। अरे क्षेत्रीय चुनाव में तो और ज्यादा उम्मीद थी कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि एक तरफ जनता के मन में ये बात भी नजर आती है कि भाई ठीक है, क्षेत्र में हम आपको जगह दे सकते हैं, क्षेत्र में कम से कम मुख्यमंत्री आपकी पार्टी पर विश्वास कर सकते हैं, लेकिन केंद्र में तो काफी पीछे नजर आ रहे हैं आप। तो वहां पर उम्मीद लगाना, मुझे लगता है फिलहाल खैर उम्मीदों पर दुनिया काम है, विपक्षियों को लगानी भी चाहिए। मनोज जी के पास जाएंगे। मनोज जी, अभी एक और चीज निकलकर सामने आई कि देखिए जो हार हुई कांग्रेस पार्टी की, उसके बहुत सारे अलग अलग कारण राजनीतिक जो विश्लेषक है उन्होंने बताए हैं। उत्तराखंड में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के वैसे ही हालात हैं जैसे इन राज्यों में थे जहां पर हार हो गई। नए लोगों को मौका न देना, चाहे राजस्थान ले लें, मध्य प्रदेश ले लें या छत्तीसगढ़, एक
पुराना कैडर रहा है कांग्रेस पार्टी का, जिन पर विश्वास कांग्रेस पार्टी को इतना ज्यादा है, या ये कह लें कि शायद बागी ना हो जाएं इस डर से, शायद मुंह ना खोलने लग जाएं इस डर से कांग्रेस पार्टी उन्हें ही आगे रखती है। सभी राज्यों में यही चीजें रही। एक तरफ छत्तीसगढ़ में अति आत्मविश्वास कहा जा रहा है जिसके चलते चुनाव हारे, अंतर कलह राजस्थान और मध्य प्रदेश में है, गुटबाजी है, और यही हालात कांग्रेस पार्टी के उत्तराखंड में भी है। तो आपको लग रहा है कि जब तक इससे नहीं उभरेंगे तब तक कोई फ्यूचर नजर आएगा क्या इनको? क्योंकि करण माहरा हो या बाकी के बड़े नाम हरीश रावत हो या बहुत से ऐसे नाम है उत्तराखंड में भी जहां गुटों में कांग्रेस पार्टी बट जाती है, कि यही वजह है कि इनको हार का मुंह देखना पड़ता है? नमस्कार। कांग्रेस जो है बड़ा एक जो सबसे बड़ी दिक्कत जो कांग्रेस के साथ समझ आ रही है वो ये है कि वो कई बड़े रिस्क लेने में घबरा जाती है। और जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ राजस्थान का। राजस्थान में एक मैं बड़े गहराई से ये विश्लेषण कर रहा था कि राजस्थान में जो राजस्थान की सरकार के खिलाफ और वो केंद्र सरकार के खिलाफ भी युवा लड़ रहे थे, और वहाँ जिस तरीके से हमारे उत्तराखंड में उत्तराखंड बेरोजगार संघ है, उसी तरीके से राजस्थान में राजस्थान बेरोजगार संघ है। तो राजस्थान बेरोजगार संघ के जो अध्यक्ष हैं उनको भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट बनाया। हालांकि वो मात्र 11,000 वोट बटोर पाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये जानती थी कि एक बेरोजगार के नेता, उनके नेता को टिकट देकर जितने भी प्रदेश के बेरोजगार हैं उनके आकांक्षाओं पे आप वोट साध सकते हैं, आप उन वोटों को बटोर सकते हैं। तो ये जो रणनीति, जो राजनीति की रणनीति है, जो चुनाव की रणनीति है, उस रणनीति में अव्वल नजर आती है कि भारतीय जनता पार्टी वो रिस्क लेवल ले लेती है। जैसे उसने राजस्थान में और मध्य प्रदेश में अपने जो क्षेत्रीय सत्र थे और जो केंद्र में मंत्री थे उन सबको उतार दिया था। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क था और अंततोगत्ता उसने उनको रीपे किया है। तो कांग्रेस को अपने शत्रपों को साधने की आवश्यकता है। शत्रपों को साधने के साथ साथ ये जो युवा हैं, बहुत सारे आंगनवाड़ी हैं जिनका संगठन बिल्कुल ग्रास रूट लेवल तक है, अगर आप उनके लीडर्स को साध दें, ऐसा मतलब मैं रणनीतिक तरीके से ये रणनीति भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस दोनों के लिए ओपन है। आप ट्रेडिशनल लीडर्स को लेकर ही वही घिसी पिटी राजनीति करते रहेंगे तो। और देखिए बीजेपी इससे कब की उभर गई, बीजेपी कब की उभर गई, बीजेपी पर कई बार आरोप भी लगते रहे। मैं उत्तराखंड के लिहाज से बात कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि बीजेपी के पास प्रदेश में सीनियर लीडर्स नहीं है, लेकिन पुष्कर सिंह धामी एक युवा नेता को मौका देना और दोबारा से मौका देना कहीं ना कहीं दिखाता है कि वो बदलाव जानते हैं और वो जानते हैं कि जनता को किस तरीके से अपने साथ लेकर चलना है। पुष्कर जी भी, इवन अनिल बलूनी जो राज्यसभा सांसद, कोई नहीं सोच सकता था, वो ना मनी बैग पॉलिटिक्स का हिस्सा थे, लेकिन और ऐसा भी नहीं था उनके पीछे एमएलए की कोई लॉबी थी, लेकिन और चुनाव हारे हुए थे, कोटद्वार से विधानसभा का चुनाव हारे हुए थे। तो ऐसे व्यक्ति को भी राज्यसभा का सांसद बनाकर भेजकर उन्होंने संगठन को मजबूत करने की कोशिश की। तो शिषपाल बिष्ट जी का खुद का इतिहास अगर आप देख लीजिए तो मेरे ख्याल से 28-30 साल का होगा उनका राजनीतिक सामाजिक जीवन का इतिहास। लेकिन क्या ऐसे युवाओं को किसी अग्रणी पंक्ति में लेकर आएगी कि नहीं आएगी? बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत ज्यादा अच्छी शैली है, धन बल में उनके पास जरूर कमजोर हो सकते हैं, लेकिन क्या ऐसे लोगों को बहुत अग्रणीय पंक्ति में रखेगी कि नहीं रखेगी? तो बिल्कुल, यानी आप इस बात से सहमत है कि कहीं ना कहीं इन चीजों के लिहाज से भी कांग्रेस पार्टी को मंथन करना चाहिए कि क्या बदलाव अपनी रणनीति में कर सकते हैं, जिसके बाद ही कांग्रेस की असली स्थिति जो है वो सुधर सकेगी। इंतजार बहुत करना होगा। विपिन जी के पास जाएंगे। विपिन जी, देखिए आम आदमी पार्टी भी खूब कोशिश कर रही है लोकसभा के चुनाव में अपनी मजबूत बनाने के लिए पकड़। गठबंधन में अरविंद केजरीवाल जी भी जाते हैं, कई चीजों को लेकर बात हुई, खूब बड़े बड़े दावे भी हुए, लेकिन कांग्रेस पार्टी को मैं अगर 24 के लिहाज से मानूं तो शायद ज्यादा बड़ी पार्टी है आम आदमी पार्टी के लिहाज से, वहां पर ज्यादा बड़ा कद रखती है। और जब उसकी स्थिति है, आप उम्मीद किस बिना पर बना ली है?
देखिए गरिमा जी, उम्मीदों का दामन तो कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि राजनीति है, राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं होता। और निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है और मैं समझता हूँ हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी है। लेकिन अगर हम विचारों की बात करें तो इस चुनाव में अगर हम देखें तो विचारों के सामने अंधविश्वास जीत गया है, ये हम कह सकते हैं। क्योंकि पहले क्या होता था, सत्य पर असत्य पर सत्य की विजय होती थी। अब सत्य पर असत्य की विजय हो रही है। तो कहने का मतलब है कि अब आपने राजस्थान के अंदर इतना बड़ा झूठ बोला है कि हम 450 रुपए का सिलेंडर देंगे, अब दीजिए 450 का सिलेंडर। अगर आप 450 का सिलेंडर देते हैं तो आप प्रधानमंत्री तो पूरे देश के हैं, कोई राजस्थान के प्रधानमंत्री तो है नहीं। मध्य प्रदेश में जब दलितों के सर पर पेशाब किया गया वो जनता भूल गई, जब व्यापम घोटाला हुआ वो जनता भूल गई, जब मेंटली रिटायर्ड बच्चों के भोजन में घोटाला शिवराज सरकार ने कर दिया वो जनता भूल गई। देखिए, दक्षिण भारत के दरवाजे तो भारतीय जनता पार्टी के लिए पहले से ही बंद थे, लेकिन उत्तर भारत के दरवाजे जब बंद होंगे तो मुझे लगता है सालों साल भी भारतीय जनता पार्टी वो हार भूल नहीं पाएगी। क्योंकि झूठ की जो हांडी होती है ना, वो बार बार नहीं चढ़ती। काठ की हांडी और झूठ की हांडी एक जैसी होती है, वो बार बार नहीं छूटती। ठीक है, जो हमारे ये हिंदी भाषी राज्य हैं, यहाँ के लोग सीधे सज्जन लोग हैं, ये झूठ पर जल्दी विश्वास कर लेते हैं, तार्किक बातों पर थोड़ा लेट विश्वास होता है, लेकिन झूठ आप कब तक बोलेंगे। और दूसरी बात देखिए, कांग्रेस बड़ा दल है, उन्हें गठबंधन धर्म का पालन मुझे लगता है करना चाहिए और अपनी रणनीति में भी बदलाव करना चाहिए। कोई दल छोटा या बड़ा नहीं होता, क्योंकि लड़ाई विचारों की है, विचारधारा एक जैसी है। तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को, चाहे कोई दल छोटा हो, चाहे कोई दल बड़ा हो, चाहे उनके समकक्ष हो, चाहे वो क्षेत्रीय दल हो, अगर आपकी विचारधारा के लोग साथ में हैं तो उनको आप साथ में लेके चलिए। आप ये मत कहिए जैसे आपने मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी को दुरकारने का काम किया। ऐसी अगर आपने रणनीति आगे भी जारी रखी तो मुझे लगता है निश्चित तौर से आगे भी नुकसान हो सकता है। ठीक है, आपने देखिए सलाह भी दे डाली। खैर, अब कांग्रेस पार्टी इस पर या गठबंधन किस तरीके से काम करता है वो बड़ी बात होगी। नवीन जी के पास एक बार फिर से जाएंगे। नवीन जी, देखिए विपक्षी अपनी हार का लॉजिक ढूंढ रहे हैं, लेकिन मोदी मैजिक अभी भी कायम होने की बात जो है वो सामने आ रही है, और हमने देखा भी कि किस तरीके से यहाँ पर चीजें हुई। मैं अगर आपसे ये बात जानना चाहूं कि कांग्रेस की हार की वजह क्या रही है, चाहे उत्तराखंड में आप 5 सीटों पर आप ले लें जिस तरीके से पहले के नतीजे रहे, या इन राज्यों के लिहाज से भी क्या वजह रही कि जनता आप पर विश्वास दिखाती है? देखिए, मैंने कहा ना, हमारी जो नीति और नियत है और नेतृत्व है वो बहुत अच्छा है, और यही 3 चीजें कांग्रेस में नहीं है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़ रही है, कांग्रेस नीचे हो रही है। अब आप लगा लीजिए कि कांग्रेस ने एक गठबंधन भी किया था भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए, इंडिया अलायंस के नाम से, आपने देखा होगा, और उसके नेताओं का क्या हाल हो रहा है। अभी आपके स्क्रीन पर 2 पार्टियां हैं, इंडिया अलायंस की आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आपस में एक दूसरे को नसीहत दे रही हैं। और अखिलेश जी का बयान हमने सुना, इनके और भी अभी नीतीश कुमार जी का बयान, इनके सबसे कद्दावर नेता है इनके गठबंधन के, स्टालिन का बयान हमने सुना। तो ऐसे नेता जो बयान दे रहे हैं तो गठबंधन कहाँ जाएंगे। तो ये तो केजरीवाल की भी गठरी इन्होंने बांध दी है कांग्रेस ने गठबंधन के नाम पर, और केजरीवाल जी उस गठरी में बंध गए हैं। अब आप देखिए दिल्ली भी इनके हाथ से निकल जाएगी। तो बहुत बुरा हाल है इन लोगों का, और जनता परेशान है। जनता मुक्ति चाहती है, कांग्रेस से भी जनता मुक्ति चाहती है, सभी उन दलों से जो गारंटी नहीं दे सकते और उस गारंटी को नहीं निभा सकते। खोखले वादे अब जनता नहीं चाहती है, जनता चाहती है कि जो कहें वो करें, और मोदी जी जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं। ये अंतर है। ठीक है थपलियाल साहब, मोदी जी जो कह रहे हैं वो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि चुनावों से पहले पिटारा बहुत बड़ा खुलता है। बड़ी सारी योजनाओं की या घोषणा पत्र में हम देखते हैं बहुत कुछ कह दिया जाता है। इस लिहाज से आप कह भी रहे थे कि देखिए चुनावी जो ये घोषणाएं होती है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कई बार चुनाव जीतने में या हारने में। और जिस तरीके से घोषणा पत्र में पिटारा खोला जाता है, आपको लग रहा है कि क्या जनता मुद्दों से ज्यादा हटकर इन चीजों को ध्यान देने लगी है? क्योंकि जनता महंगाई से इतना परेशान है कि किसी भी तरीके की राहत के स्वीकार लेती है। देखो, देश की जनता का राजनीति से विश्वास उठ गया है। हाँ। और विशेष तौर से तब से जब से ऐसे लोग राष्ट्रीय सीन में आ गए हैं जो बोलते कुछ है करते कुछ है। हाँ। अब उसको बोलते हैं कि आपने देखा होगा कि जब में पैसा देने की बात आई थी, करोड़ों युवाओं को रोजगार देने की बात आई थी, तो तमाम सभी गरीबों को घर देने की बात आई थी,
होने की बात आई थी, लेकिन इसके बावजूद भी जब जनता के भागते जोगी की लंगोटी हाथ, यानी महीना लाडली बहन के अकाउंट में पैसे आ गए, क्या एक्सपेक्ट करें, राजनीति के लोगों से जनता की वही नहीं। और इस तरह से जिस तरह से ये बाजार में नहीं होता कि इतने में वोट दे दो वोट, वो स्थिति में आ गई है। ये स्थिति में जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जब लोग के पुराने फैसलों को बताते हैं और जिस तरह से वो महंगाई के बारे में, गैस के बारे में, गिरते डॉलर की जो कीमत नहीं मान्य, इन तमाम ठिकानों की इस देश की जनता जिस तरह से 5 किलो राशन पाकर धन्य मान रही है, ऐसी स्थिति आ गई है। हम लोग बिल्कुल दीवार में लग गए। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देने वाला प्रधानमंत्री को भला करा देगा। इस पर मनोज जी से बात कर लेते हैं। बड़ी बात तो ये कि देखिए जनता भी समझने लगी है। मनोज जी देखिए, जिस तरीके से कल नतीजे सामने आए, बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि देखिए हिंदी पट्टी या उत्तर भारत के जो राज्य है यहाँ बीजेपी काबिज हुई है, लेकिन दक्षिण और उत्तर कटता जा रहा है, ऐसा लग रहा है। दक्षिण के राज्यों में कांग्रेस नो डाउट पहले भी मजबूत थी और आज भी कुछ वैसी स्थिति दिखाई देती है, लेकिन क्या उत्तर भारत के बिना पूरे भारत में कभी आप आ पाएंगे, ये भी एक बड़ी बात है। और अब ये राजनीति ऐसी क्यों होती जा रही कि दक्षिण के राज्यों में जनता जो है वो एक अलग तरह की होती है, वहां की जनता का माइंडसेट अलग तरीके का है, उनका एजुकेशन का स्तर भी अलग है, आप इस बात को स्वीकार करेंगे। वो कांग्रेस को स्वीकारते हैं और तेलंगाना की जीत भी बड़ी जीत नो डाउट कांग्रेस के लिए है, लेकिन क्योंकि 2 राज्यों में जहां काबिज थे वहां हार गए, इसलिए शायद उसका जश्न मनाने लायक नहीं स्थिति उनके सामने है। बड़ी बात यह कि ये दक्षिण और उत्तर वाला हाल क्यों होता जा रहा है, ये 2 अलग अलग पट्टी वाले प्रदेशों में जिस तरीके से या राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच बंटवारा हो गया, ये आने वाले वक्त में क्या इशारा कर रहा है? देखिए, जो भारत की राजनीति जो है जिस तरीके से करवट बदलने वाली है 2024 में है, वो मुझे लगता है कि बहुत ही हॉटली कंटेस्टेड इलेक्शन 2024 का होगा। और ध्यानेश जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं मिल रही है। भारत पूरी पार्टी समझ लीजिए नगण्य की ओर पहुंच चुकी है। पंजाब में उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, महाराष्ट्र में भी ढुलमुल की स्थिति रहेगी। आप हिमाचल प्रदेश लें, उत्तराखंड लें, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से कांग्रेस सीटें निकाल सकती है, इसकी पूर्ण संभावना है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर योगी जी की सत्ता के खिलाफ जो मोर्चाबंदी हो रही है, उस मोर्चाबंदी के परिणाम हो सकता है सुखद भाजपा के लिए बिल्कुल ना रहे। हाँ। और बिहार में जिस तरीके से नीतीश कुमार जी और लालू यादव जी की पार्टी का बहुत मजबूत आधार है। लद्दाख के हमने इलेक्शन देखे, जम्मू कश्मीर में भी बहुत लद्दाख वगैरह रीजन में वहां अच्छा प्रदर्शन भाजपा ने पिछले दौर में नहीं किया, जो लोकल बॉडी इलेक्शंस थे। तो उत्तर भारत के सिर्फ ये 2-3 राज्यों की परिणाम से नहीं, क्योंकि यहाँ कांग्रेस शून्य पे नहीं गई है, कांग्रेस यहाँ से कई सीटें निकाल के लाएगी। आप जैसे राजस्थान है, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को 27 में से 27 देखिए आप मनोज जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, माफी के साथ रोक रही हूँ मनोज जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। कांग्रेस की अगर परफॉर्मेंस या वोट परसेंटेज या सीटों पर अगर आंकड़ों पर जाएंगे तो ठीक है, हम यही मानेंगे कि सुधार पर कांग्रेस नजर आई, लेकिन देखिए जो जीतता है बाजीगर वही कहलाता है और विजेता वही कहलाता है, इसमें कोई, आप भी इस बात को मानेंगे। और दूसरी बात यह कि इन राज्यों के नतीजों से जो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होनी चाहिए थी शायद कांग्रेस की इमेज को लेकर या एक जीत के बाद होती, उससे शायद कांग्रेस को नुकसान हो गया, या वो जो एक हार वाला टैग जुड़ना भी बड़ी बात होती है और कांग्रेस की ऐसी स्थिति पहले ही हो चुकी है कि उसके साथ ये चीज जुड़ना बहुत बड़ा नुकसान देती है, तो उसके लिए जीतना और ज्यादा जरूरी था। इमेज की बात बिल्कुल कांग्रेस के लिए ये चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण थे कि वो जो देश के अंदर जो 2 ध्रुवीय राजनीति इस समय भारत में देखने को मिलेगी 2024 में, एक एनडीए गठबंधन और दूसरा इंडिया गठबंधन। हाँ। इंडिया गठबंधन का नेतृत्व उसकी सीटों पे
कांग्रेस की से ये इम्पोर्टेंट हो जाती थी अगर वो चुनाव ये जीत कर आते। ठीक तो है। अब इंडिया के गठबंधन के भीतर खुद कांग्रेस को स्ट्रगल करना पड़ेगा उन सीटों के लिए, और ये एक थोड़ा सा समस्या क्रिएट होगी। लेकिन जो चुनाव आएंगे 2024 के लिए, वो आज की तारीख में मेरा मानना है इन इलेक्शन के बावजूद किसी के लिए एज नहीं है, वो ओपन कंटेस्ट होगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए उम्मीद ऐसी है कि ऐसा ही मेरा होना assessment। चाहिए, किसी राज्य का असर नहीं होना चाहिए, लेकिन क्योंकि जनता है, जनता एक विचार रखती है और बन जाते हैं विचार जब नतीजे सामने आते हैं, वो किसी भी दल के लिए हो। खैर, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो विपक्ष ढूंढे हार का लॉजिक और चला मोदी का मैजिक, क्योंकि 3 राज्यों में जिस तरीके से जीत मिली है भारतीय जनता पार्टी को, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी जश्न मना रही है, और जो सवाल उठ रहे थे मोदी मैजिक को लेकर, उनका जवाब अब देने की शायद जरूरत भी बीजेपी के सामने नहीं है, जबकि कांग्रेस पार्टी अपनी हार पर मंथन कर रही है। और साथ ही उत्तराखंड में भी अब वो इस चीज को लेकर चिंता कर रही है कि आखिर कैसे उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव में बेहतर परफॉर्म कर कम से कम अपना खाता खोला जाए। देवभूमि के दंगल में आज उतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।